हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नर्चर लाइफ टॉक्स में मैं हूं आरजे आमिर आपके साथ एंड टुडे वी आर ऑनर्ड टू होस्ट अस्करी नकवी जी। ही इज अ मल्टी-फेसेटेड आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर, वोकलिस्ट। सोज खान लखनऊ से ही हैं और इत्तेफाकन मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनको जानता हूं अरे और इनके बारे में तो वैसे बहुत सारी बातें धीरे-धीरे करके हम अनवेल करेंगे, बहुत धीरे-धीरे करके हम डिस्कवर करेंगे। इन्होंने न सिर्फ लखनऊ में, बल्कि हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो अपने फ़न को दिखाया है, जाकर तमाम सारी परफ़ॉर्मेंसेज़ करी हैं और ख़ास तौर से जो इन्होंने सोज़-ख़वानी की आर्ट को रिवाइव किया है और लखनऊ की जो एक रिच हेरिटेज जिसको सही मायनों में कहा जाए कि जो लखनऊइयत कहीं खोती जा रही थी उसको वापस लाने में बहुत बड़ा हाथ है इनका, अस्करी भाई का। नहीं, सो ये तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, अरे इन्होंने बहुत ही दिलचस्प चीज़ें करी हैं। आर्टिस्ट होने के साथ-साथ ये एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। ही स्टार्टेड विद नियामत नेमत खाना। अब नियामत खाना लखनऊ के लोग तो समझते हैं कि नियामत खाना क्या होता है, बाहर के लोग नहीं समझते होंगे। वी विल आस्क अस्करी भाई टू एक्सप्लेन दैट टू। सो थैंक यू सो मच। वी आर ऑनर्ड टू होस्ट यू। थैंक यू बहुत-बहुत आमिर फॉर शुक्रिया आपका। होस्टिंग मी। नहीं, एंड बिल्कुल, थैंक यू। जी, तो चलिए नहीं सबसे आप पहला सवाल हम यही पूछ लेते हैं। हालाँकि ये सवाल बाद में पूछना था लेकिन नियामत खाना लखनऊ वालों को समझाइए जो लखनऊ के अलावा लोग हैं उनको समझाइए कि क्या होता या यार ये असल में मैं थोड़ा-सा बताऊँ कि जो हम लोग फेस्टिवल करते हैं, एक सालाना, है? हुँ, हुँ। व्हिच इज़ हुँ, कॉल्ड हुँ। महिंद्रा सनअत-कदा लखनऊ फेस्टिवल, उसमें एक हुँ, आइडिया हुँ। पॉटलक का आया सब हम लोगों को हुँ, हुँ। कि ऐसा किया जाए, इस तरह का एक बड़ा पॉटलक हो जिसमें कि लोग आएँ और मतलब घर से लेडीज़ खाना पका कर के लेकर के आएँ अपना और वहाँ पर हम लोगों को खिलाएँ उसको, उसके टिकट्स हुँ। करें। वहाँ पे ये शुरू हुआ, ये एक आइडिया जिसको मुझे लगा बाद में कि इसको वो इतना पॉपुलर हो गया वो आइडिया कि हुँ। लोग मतलब अब तो ये हालत हो गई है कि पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग सिर्फ संडे वाले दिन आना चाहते हैं फेस्टिवल में, क्योंकि वो संडे वाले दिन जो 5 दिन का फेस्टिवल उसमें जो संडे आता है, उस दिन हुँ। वो फूड फेस्टिवल होता है। तो वो लोग बाहर-बाहर से आते हैं संडे वाले दिन अटेंड करने के लिए, इतना पॉपुलर हो गया है वो। तो मुझे लगा कि एक उसी आइडिया को लेकर के एक ऐसी जगह जहाँ पर रोज़मर्रा में चीज़ें मिल सकें। तो हुँ, हुँ। तब वो आइडिया मुझे उस वक़्त ही आया और मैंने नेमत खाना शुरू किया। लेकिन नाम नेमत खाना क्यों हुआ? मतलब एक तो ये भी था कि मैं अपनी मेमोरीज़ में तलाश रहा था ना कि कौन-कौन सी चीज़ें एसोसिएटेड हैं किचन से, जिनका ताल्लुक़ रहा है खाने पकाने से, तलाश रहा था और एक कनेक्शन भी ढूँढ रहा था दैट हाउ दिस होल आइडिया ऑफ कीपिंग फूड एंड नेमत खाने का जो आइडिया है पूरा, कि हम जब रेस्टोरेंट शुरू कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि हम घरों से खाना लेकर के आते हैं और हम हुँ, हुँ। खिलाते हैं आपको। घरों से लेके आते हैं, वो जो बहुत पुरानी फैमिलीज़ हैं जिनके यहाँ बरसों का ट्रेडिशन है खाना पकाने का और बहुत ही मतलब खाना पकाने का तो हर घर में एक वो है, क्यूज़ीन्स जो लेकिन जो हाँ, क्यूज़ीन का द कल्चर ऑफ क्यूज़ीन जो है पूरा, कि जी। कितना इम्पोर्टेंट है खाना ईद, बकरीद, ये वो, दिवाली पे और इस पे उस पे, तमाम मौकों पर कैसे अलग-अलग तरह की चीज़ें पकती हैं, यू नो? तो वो हम लेकर के आ रहे थे। तो ये था कि नेमत खाने जैसी ही बात थी ना कि हम एक 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 घर से लाते हैं और उसको रखते हैं और उसके बाद क्योंकि नेमत खाने का पर्पस पूरा यही था, ये अलमारियाँ थी ना, किचन हुँ। किचन द कूल एंड ड्राई स्टोर वेयर चारों तरफ से जालियाँ लगी होती थी और अंदर आप दूध और दोपहर का कुछ बच गया तो रख दिया, उस तरह की जगह थी। लेकिन वो नेमत खान, मेरे दादा मुझे अपने एक किस्सा उन्होंने सुनाया नेमत खाने का बड़ा अच्छा, कि वो और उनके कज़न जो हैं वो रहते थे हॉस्टल हुँ, में हुँ। साथ, तो जो कज़न थे उनका पास एक नेमत खाना था और वो हुँ। अपने कमरे में रखते थे वो नेमत खाना, और उसमें जो है वो अपनी मिठाइयाँ ये और वो तमाम चीज़ें सब रखी रहती थी, उनकी जितनी भी नेमतें थी। इन लोगों ने क्या किया था, पीछे जो लकड़ी, पीछे क्योंकि पीछे का हिस्सा लकड़ी का होता है और बाकी तरफ हुँ, जाली हुँ। होती है, तो वो लकड़ी में इन्होंने
एक वो पटरा काट दिया उसका, और उसको खोल के निकालते थे, उससे निकाल के खाते थे और फिर वो पटरा लगा देते थे उसमें। Anyway, so yeah, so it's a restaurant, whatever. I won't call it a restaurant. It's a होम डाइनिंग एक्सपीरियंस है एक तरह का, कि जैसे आपको ये एहसास होगा कि आप किसी के घर में आए हैं। कैसरबाग में है, बारादरी से बहुत नज़दीक है, तो ये आपको एहसास होगा कि आप किसी घर में आए हैं खाना खाने के लिए, वो एक्सपीरियंस देना। इनफैक्ट आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इफ यू रियली वांट टू हाँ गो यू बिल्कुल कैन सर्च ऑन बिल्कुल, गूगल एंड यू कैन गो yes, देयर। आई हैव yes, बीन देयर। सो नेमत खाना बेसिकली, अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया, वो आज की डेट में नेमत खाना का एक वर्जन देख सकते हैं, जो बहुत सारे ये शॉप्स होते हैं ना, वो उसके अंदर चिप्स रखते हैं, वो जालीदार होता है, उसके अंदर चिप्स विप्स रखते हैं, और चारों तरफ से वो उसमें कुछ है, हाँ वैसा सा सामने वर्जन है। सिटकनी लगी रहती है ताकि उसको वो बंद कर सकें। तो उस या तरीके का अब होता एक था। जमाने में हर घर में होता था नेमत खाना, हर हर घर घर में, में हमारे होता था, बचपन में अलग हमने अलग तरह देखा है का। अपने हाँ, घर में। अलग अलग तरह वो का शेप्स में और साइजेस में होते थे, लेकिन हर घर में होता लकड़ी था। के बने हुए, हाँ। बिल्कुल। प्री फ्रिज या फ्रिज या आ भी गए थे तो भी होते आ भी थे। गए तो भी उनका इस्तेमाल अभी भी होता है, अभी भी, मतलब जैसे उनका हमारा जो इस्तेमाल कस्बे अभी में भी। घर है, वहां पे नेमत खाना हाँ, है, लेकिन उसका इस्तेमाल अब ये है कि ऐसी चीजें उसमें रखते हैं, जैसे मैंने बिस्किट रखे हुए हैं, और ड्राई प्यालियां फ्रूट्स रखी रखते हुई हैं, और हैं। ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, ऐसी चीजें रखी होती हैं उसके अंदर। पहले तो खैर दूध दूध भी रखते थे। हाँ, पहले तो दूध दूध भी रखा जाता था उसी सो एनीवे, दैट वाज नॉट द क्वेश्चन आई वाज गोइंग टू स्टार्ट विद, बट में। क्योंकि उसका जिक्र हुआ तो हमने कहा पहले इस बारे में पूछ लें। लेकिन हाँ, शुरुआत करते हैं, जो अच्छा शुरुआत की, अब तो शुरुआत हो ही चुकी है, लेकिन जो मेरा हम्म, सवाल था वो ये था जी। कि you are a wonderful artist, you are a vocalist, you are a storyteller. सोस ख्वान, सोस ख्वान क्या होता है? अमित, सोज़ख्वानी असल में जो ये डोमेन था, जब मैंने शुरू किया, हम्म, मतलब इस बात को कहना, हम्म, आई मीन हम्म, it was, we collectively started a thing, and then I also joined it, and then I started doing things on my own as well. uh, हम्म, जब ये शुरू हुआ, मतलब जब जब बात शुरू हुई थी, तो ये था कि सिर्फ ये सोज़खानी जो है वो मजलिसों में, यानी लखनऊ में जो हम्म, इमामबाड़ों में मजलिसें होती हैं, या तमाम जगह पे जहाँ जहाँ भी शिया हजरात हैं, जहाँ मजलिसें होती हैं, वहाँ पर मजलिसें भी, अगर मैं थोड़ा सा बता दूं उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं कि क्या चीज़ है, मजलिस है क्या, मतलब वो जो ट्रेजिडी हुई आज से 1400 साल पहले, जब हुसैन माइग्रेट करके जा रहे थे और इराक़ में उनको रोका जाता है और पूरी फैमिली मैसेकेयर कर दी जाती है, मार दिया जाता है सबको, वो जो ट्रेजिडी है वो कैसे वो हुई, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में बात फैलती चली गई, ये ट्रेजिडी ट्रैवल कर गई तमाम जगहों पे। तो ये जो ट्रैवल करी और ये जो बात फैली, वो मजलिसों के ज़रिए से हुआ, यानी कि गैदरिंग्स होती थी, छोटी-छोटी गैदरिंग्स, यहाँ है, वहाँ है, लोग बैठ करके इस हम्म, बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि करबला में क्या हुआ। असल में मजलिस वही है कि ये बताना कि करबला में क्या हुआ, और ये कंटिन्यूड ट्रेडिशन है। इट्स अ कंटिन्यूड ट्रेडिशन बिल्कुल। फ्रॉम फ्रॉम देन, कि लगातार ये कहानी सुनाई जा रही है, वाकया रादर बताया जा रहा है, और लोग उसको तरह तरह से कह रहे हैं, तरह तरह से सुना रहे हैं वो कहानी। कभी उसको मरसिए के ज़रिए से सुनाया जा रहा है, जो कि एक आर्ट फॉर्म है, कभी उसको नौहे के ज़रिए से सुनाया जा रहा है, जो कि एक आर्ट फॉर्म है, कभी उसको सोज़ के ज़रिए से सुनाया जा रहा है, जो कि एक आर्ट फॉर्म है। तो ये आर्ट फॉर्म्स हैं अलग अलग, अलग अलग, मतलब हुआ क्या कि हिंदुस्तान में जब ये इस ट्रेजिडी की बात पहुंची, और हम्म, हिंदुस्तान ने इसको जब इंटरप्रेट किया अपनी तरह से, उस कहानी को, उस वाक़ये को दोहराया और सुनाया और बताया, बिल्कुल बात ही बदल गई। मतलब वो ऐसा लगने लगा कि जैसे ये यहीं की कहानी है, वहाँ की है ही नहीं। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूँ, जिसमें वो कहते कहें बानो, मैं शीस नवाऊं कहाँ, मोरा सैया तो मैका बिसार गयो, और मैं तो दूधन धार नहाय रही, मैं तो पूतन भाग सुहाय रही, मोरा साईं सिंगार उजाड़ गयो। मतलब ये ऐसी, ये इस अंदाज की शायरी हो रही है, इस अंदाज की शायरी हो रही है, जिसमें आप कह ही नहीं सकते कि ये कहानी अरब की है, ये तो यहीं की कहानी मालूम होती है। ऐसा लगता है बिल्कुल सब कुछ यहीं घटा है, किसी बगल के गांव की कहानी है,
जहाँ पर एक औरत रो के बिलाप कर रही है और कह रही है कि मेरा सैयां मुझे छोड़ के चला गया। ये तो, और रोमांस कितना है, आई एम सेइंग आल्सो लुक एट द रोमांस, इट इज नॉट ओनली अबाउट सोग की बात नहीं है, रोमांस है पूरा। कहें बानों में शीस नवाऊं कहाँ, मुरा सैयां तो मैका बिसार गयो। इट इज यू नो उतना ही सौंदर्य है इसमें जितना जितना कि दुख है, लेकिन उतना ही सौंदर्य भी है। तो ये सोच का तरीका ये है आमिर की, मजलिस मैंने बताया, जैसे ये गैदरिंग्स जब ये जिक्र शुरू होते हैं तो सबसे पहले जो आर्ट फॉर्म परफॉर्म किया जाता है उसको सोजखानी कहते हैं, उसको सोज कहते हैं, जिसमें एक आदमी बीच में बैठता है जो मेन सिंगर है, और उसके इर्द गिर्द तीन चार लोग और बैठते हैं जो सा भरते हैं, सा इस तरह से सिर्फ सा भरते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्योंकि सोग है, करबला इज अ ट्रेजेडी और गम मनाया जा रहा है, तो कोई भी साज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अकम्पनीमेंट, जिससे अकम्पनीमेंट क्रिएट हो, गाने बजाने का आभास हो, वैसा आप नहीं कर सकते। लेकिन आभास तो इससे भी होता है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये साज नहीं है, ये इंसान है और सिर्फ सा भर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हमको रिप्लेस करना है, भाई अब जब आप गाते हैं, अक्सर जो सेमी क्लासिकल और क्लासिकल म्यूजिक है उसमें तानपुरा जरूरी है, तानपुरा रख करके बैठते हैं। तानपुरा, बगैर तानपुरे के कोई नहीं गाता है, सब गाते हैं तानपुरा लगा करके, है ना, क्योंकि एक स्वर एक जगह उनको मिल जाती है, एक जगह मिल जाती है, और उस वो कान में सुर सुनाई देते रहते हैं, उसके बाद वो अपना उसको डेवलप करते हैं और वापस स्वर पे आते हैं। तो उसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने तानपुरे को इस पूरे ग्रुप के साथ। ये ग्रुप जो है ये सा मिल के जब एक साथ भरता है तो ऐसा लगता है कि जैसे तानपुरा बज रहा हो, आपको ऐसा महसूस होता है और आपको एक सुर मिल जाता है जिसपे आप पकड़ के चलते हैं। तो इस तरह से सोचखानी होती है। अब इसमें कॉम्पोजिशंस पढ़ी जाती हैं, अलग अलग रागों में बंधी हुई हैं, अलग अलग छंदों में बंधी हुई हैं, अलग अलग ज़बानों में है, उर्दू में है, फारसी में है, अवधी में है, हिंदी में है, मतलब अलग अलग ज़बानों में लिखी हुई कॉम्पोजिशंस हैं। जैसे मैंने अवधी का एग्जांपल दिया, ऐसे उर्दू में तमाम कॉम्पोजिशंस हैं। अच्छे मीर नफीस और मीर अनीस और बड़े बड़े शायर हैं जिन्होंने शायरी की है करबला के। बड़े नाम हैं। मीर अनीस लखनऊ का नाम है अगैन। मीर अनीस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लखनऊ हिस्ट्री में, क्योंकि जो पूरा मरसिया, मतलब ये लखनऊ बिकेम द सेंटर फॉर मुहर्रम। एक्चुअली सबसे बड़ा सेंटर तो मुहर्रम का हो गया था लखनऊ। जो कहते हैं कि ना कल्चरल सेंटर लखनऊ बना, लेकिन मुहर्रम का बहुत बड़ा सेंटर हो गया था। अभी भी है, अभी भी लखनऊ इज अ बिग मुहर्रम सिटी। मतलब मुहर्रम पहले जो है वो 10 दिन का ही होता था अमूमन जो होता था, लेकिन लखनऊ में इस तरह से उसको बढ़ाया मुहर्रम को कि वो 2.25 महीने का मुहर्रम होता है पूरा। सो इट इज द बिगेस्ट सेंटर फॉर मुहर्रम, आज़ादारी का जो पूरा वो है। तो ये सोजखानी है आमिर। सोजखानी इस तरह से की जाती है, और उसमें मतलब इस वक्त तो मतलब मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो माहौल नहीं बनता है जब तक लोग वो आवाज़ ना क्रिएट हो, वो माहौल उस तरह से नहीं बनता है। लेकिन कभी मतलब जब भी कभी लखनऊ में अगर हुआ तो मैं इत्तला करूँगा सबको कि सोजखानी सुने ज़रूर, क्योंकि it is appealing to everyone. It is appealing because I have tested it. मैं इतनी जगह परफॉर्म कर चुका हूँ, करीब आई थिंक पिछले 8-9 सालों में सोजखानी को लेकर के मैं शायद 100 शोज तो कर ही चुका हूँ, दिल्ली, बम्बई, यहाँ वहाँ मिला जुला करके। और लोग नहीं जानते थे। अगर मतलब मैं कहूँगा अगर कुछ मैं अगर कर सका हूँ खिदमत में, तो इतना कर सका हूँ कि आई थिंक सोजखानी जो ये आर्ट फॉर्म है, इसको एक लोग जानने लगे कि कोई एक आर्ट फॉर्म इस तरह का भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी पर्सनल फॉर्म। ये बड़ा ही पर्सनल तरीका, लेकिन इतना भी पर्सनल नहीं है, क्योंकि जो घर की मजलिसें हैं वहाँ परफॉर्म किया जाता है, लेकिन जो बाहर की मजलिसें हैं, यानी जो इमामबाड़े में हो रही है, जहाँ तमाम लोग, मैं अनीस का जिक्र आया था, मैं एक बात कहता चलूँ। मीर अनीस became so popular in Lucknow at that point in 1840s के आसपास लखनऊ आए हैं ये। वाजिद अली शाह का दौर है जब मीर अनीस लखनऊ आते हैं। तो
अनीस इतना पॉपुलर हो जाता है कि जो नॉर्मल मुशायरे हो रहे थे, जो मुशायरे जी। होते थे जहाँ पर लोग शायरी सुनने जाते थे, उससे ज़्यादा भीड़ अनीस को सुनने के लिए हो जाती थी। और मेरी शायरी भी बला की शायरी है, मतलब मुझे कुछ बंद याद हैं उसके, अनीस के मरसिए के, लेकिन क्या शायरी है, मतलब सुनते चले जाइए, मतलब ऐसा लगता है कि आप करबला देख रहे हैं। वो जैसे उसमें ना संजय है महाभारत में, जो उसके बगल में बैठता है और उसको बताता है कि मैदान में धृतराज क्या, के। मैदान, हाँ, धृतराज के बगल में बैठता है, उसको बताता है कि मैदान में क्या हो रहा है। बिल्कुल अनीस की शायरी वैसी शायरी है, बिल्कुल संजय जैसे संजय बता रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, वैसे ही अनीस समझाता है। लेकिन क्या ज़बान है, क्या शायरी है, कहीं मतलब आप कोई कमी निकाल ही नहीं सकते शायरी में, ऐसी शायरी हो रही है। तो मतलब ही वाज सो पॉपुलर, मतलब वहाँ पे लोग भरे होते थे जब अनीस मरसिया पढ़ रहे होते थे किसी मजलिस में, और बगैर मतलब उसमें कोई ये शर्त नहीं थी कि हिंदू है कि मुसलमान है कि क्या है क्या नहीं, शायरी सुनने आए, अच्छी शायरी सुनने आए, यू नो। मेरे ख्याल से आर्ट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उसमें मजहब और जात और तमाम सारे एब्सोल्युटली, डिफरेंशिएशंस का कोई एब्सोल्युटली, मतलब नहीं होता है, एब्सोल्युटली, डिस्टिंक्शंस का। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिस्मिल्लाह खान साहब का एक इंटरव्यू है, आपने अगर सुना हो, किसी हम्म। ने जिसने भी सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि काफ़ी फेसबुक पे और उस पे सब जगह पड़ा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि यार दुनिया ये है, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप ऐसे नमाज पढ़ते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, दुनिया की बातें, आप टीका लगाते हैं, लेकिन जो म्यूज़िक की भाषा है, वो म्यूज़िक की बात कर रहे थे, वो संगीत की बात कर रहे थे कि जो म्यूज़िक की भाषा है, जो आर्ट्स की भाषा है, कला की भाषा है, वो भाषा सबके समझ में आती है, यू नो, वो सबके समझ में आती है। बाकी सारी चीज़ें तो अलग अलग हैं, ये भी है, हिंदू भी है, कोई टीका, कोई कुछ, लेकिन संगीत की भाषा सब समझते हैं। शुक्रिया। मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि क्या होता है। सो दे जी, शुड बी, बिकॉज़ यू आर हियर, तो आई हैव गॉट सच अ परफेक्ट पर्सन टू एक्सप्लेन कि लखनऊ में ये सारी चीज़ें होती हैं। जी, तो अस्करी भाई, एक चीज़ ये बताइए कि जी। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू वर्क फॉर कि लखनऊ की जो आर्ट्स हैं, लखनऊ के जो इस तरह के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए। इस या चीज़ के मतलब कैसे आप इंस्पायर कैसे हुए इसको यार इसको एक्चुअली परस्यू सच्चाई करने ये के है लिए? कि जब मैं सनतकदा, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जब मैं सनतकदा जी, से जी। जुड़ा, हुँ, और हुँ। मैंने सनतकदा के साथ मिलके काम करना शुरू किया, जो मूवमेंट सनतकदा ने शुरू किया था, कल्चरल मूवमेंट एक यहाँ शहर में, उसके साथ जुड़ करके मैंने काम करना शुरू किया। काफ़ी साल, 15 साल 16 साल करीब मैं काम किया। अब मैं वहाँ नहीं करता हूँ उनके साथ काम, अपना कुछ और अपने काम करता हूँ। लेकिन ये कि वो वो मूवमेंट जो था उसमें जुड़ना, मतलब टू स्टार्ट वैल्यूइंग योर ओन, बिकॉज व्हाट दिस मूवमेंट टॉट अस, हमको सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि हम अपनी ही चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं अक्सर, जो हमारे पास है, जो हमारी अपनी है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो कोई क्या हो, मतलब जो भी चीज़ आप रखें, हम अक्सर ये करते हैं ना कि हम भूल जाते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ऐसा है। सनत कदा ने ये कहा कि यार नहीं, यू आर ऑल्सो वेरी वैल्यूबल, आपके पास भी वैल्यू है, शहर को ये बताना शुरू किया दैट यू आर वैल्यूबल, मतलब हम सब वैल्यूबल हैं, हमारे पास जितना कल्चरल हेरिटेज है इस शहर में, हुँ, जेन्युइन कल्चरल हेरिटेज है, उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको दिखाने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है, उसको समझाने की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर तहजीबें हैं दुनिया की, ना, इतनी सेक्युलर तहजीब जो लखनऊ है, आई मीन बिल्कुल। लखनऊ एक्चुअली इज ऑल अबाउट सेक्युलरिज्म, इज ऑल अबाउट सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म की बात है, आई मीन पूरा, कि ये पूरा इलाका इतना सेक्युलर इलाका, आई मीन अभी जो ये सब ट्रू, तमाशे वेरी होते ट्रू। रहते, ये सब तमाशे हैं, ये आज हैं और कल नहीं होंगे, लेकिन ये जो सरजमीन है, ये जैसे थी वैसे उस तरह से ये चलती रहेगी। अभी भी आप जमीन पे उतरिए और देखिए, एक दूसरे के बगैर किसी का काम नहीं चलता है, अभी भी किसी का काम, ये सब बातें, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि इनसे 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 फर्क नहीं पड़ता है, ये बातें फर्क भी पड़ता है एक एक लेवल पे, लेकिन इतना भी, इतनी भी
मुझे डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से कि जो है ये सब तो आज है कल यहाँ वहाँ होगा। और तो जो वो उसकी बात है, लखनऊ की जो बात है, लखनऊ के सेक्युलरिज्म की जो बात है, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल। Yeah. So you've trained under stalwarts like पंडित अमित मुखर्जी जी, पंडित गंगाधर राव तिलक साहब। तो उनकी उनके अंदर जो आपने ये ट्रेनिंग ली, उससे आपकी आर्टिस्टिक जो अप्रोच है उस पे क्या कहेंगे, कैसा असर पड़ा? डू यू आमिर, सी मैं ये इस चीज़ के थोड़ा और पहले जाऊं अगर अपनी जिंदगी में, जब हम बड़े हो रहे थे बिल्कुल, द पॉइंट व्हेन आई वाज इन द हाउस, नॉट, ये भी नहीं पता था कि म्यूजिक कोई मतलब इस तरह से कोई चीज़ है, और म्यूजिक हमारे लिए सिर्फ इतना था कि सोच खानी जो है वो म्यूजिक है, और हम एक्सपोज नहीं थे। बाद में हुआ, बाद में उस्तादों को देखा, उनको सुना, धीरे धीरे करते करते अब वो वक्त है कि बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोगों को बुलाया है, होस्ट किया है सनत कदा फेस्टिवल में, मतलब पिछले 15 सालों में उनको बुलाया है, लोगों को होस्ट किया है, उनको सुना है। मगर I mean, sorry, if you repeat that, what you asked, I was just asking कि you've trained under such big names. हाँ, मुखर्जी, that's right. तो मुखर्जी साहब और तेलंग जी दोनों के साथ हमें ये मौका मिला कि हम कुछ सीख सकते, I mean, मुखर्जी साहब is somebody जिन्होंने मुझे एक अप्रोच दी इस तरह की कि भाई गाना अगर सुन रहे हो तो पहले गाना सुनना सीखो। I mean, even not only मुखर्जी साहब, my uncle, my बड़े अब्बा जफर नकवी, he also always told me कि सुनो, गाना सुनो। बचपन से मुझे उन्होंने सिखाया, समझाया कि सुनो, बहुत ज़रूरी है सुनना गाना, बगैर उसके नहीं हो। तो मुखर्जी साहब ने मुझे गाना सुनने का भी बात कही, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे जो चीज़ें सिखाई, आवाज़ कैसे लगानी है, ये टेक्निक जो थी, आवाज़ कैसे लगानी है, इस तरह की बातें। क्योंकि भाई देखो, मैं तो एक ऐसी जगह से आ रहा था, एक ऐसे घर से जहाँ पे हमने ये सब सीखा, लेकिन उसमें एक खुरदुरापन था, प्रोफेशनलिज्म नहीं था। एग्जैक्टली, एक खुरदुरापन था जब हम आए हैं, क्योंकि हम तो कस्बे से आ रहे हैं और आकर के एक चीज सुना रहे हैं, है ना, जो जिस तरह से मजलिस में पढ़ा जाता है उस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन उसको पॉलिश करने की जरूरत है अगर आपको उसको वाइडर ऑडियंस के सामने रखना है। क्योंकि भाई अब देखिए यही हुआ कि अनीस जो है वो लखनऊ में जब आते हैं तो उन्होंने उस आर्ट को इस कदर पॉलिश किया कि वो शायरी उसकी जो थी वो उभर के सामने आ गए, एंड लॉट ऑफ पीपल बिकेम इंटरेस्टेड। सो दैट इज व्हाट आई आल्सो डिड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम माय गुरुज कि अगर तुम ये आर्ट फॉर्म परफॉर्म करते हो या तुम कोई भी चीज़ गाते हो, मैं और भी चीज़ें गाता हूँ, सोस्तानी के अलावा मैं दादरे गाता हूँ, ठुमरिया गाता हूँ, अपनी तरह से गाता हूँ, अपने अंदाज से गाता हूँ उनको, लेकिन एक अपना डिसिप्लिन तैयार किया है। और वो आई थिंक इन लोगों ने वो अप्रोचेस अता की, मतलब चाहे वो तेलंग जी हों, चाहे तेलंग जी तो जब मैं उनके पास गया तो वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तो उन्होंने मुझे बंदिशें सिखाई। एक्चुअली उन्होंने मुझे छोटी कई बंदिशें सिखाई, जो मैं कुछ मुझे याद हैं, कुछ यहाँ वहाँ हो गई, बिकॉज मैंने उनको बहुत दिन से तेलंग जी से, क्योंकि बहुत कम वक्त के लिए उनके पास गया, तेलंग जी के पास बहुत लंबे वक्त लेने गया था, काफ़ी उम्र दराज थे जब मैं उनसे मिला हूँ। और एंड देन आई डोंट नो वेयर समवेयर उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर तो बहुत वक्त उनके साथ नहीं गुजारा, लेकिन फिर भी जो भी कुछ उन्होंने सिखाया और समझाया और बताया और जो उनके साथ हुई, उसने ये किया कि मुझे ये तमीज़ दी कि जो मेरे पास फॉर्म्स हैं और जो मैं जिस तरह से गाता हूँ उसको एक ऐसी ऑडियंस के सामने, जो पॉलिश्ड ऑडियंस है, जो शहर की ऑडियंस है, जो अर्बन ऑडियंस है, जिसके सामने मैं रखना चाहता हूँ, कैसे रखना है उसको। क्योंकि इवन जो तवाइफें थी आमिर पहले, बहुत सी तवाइफें
ऐसी हैं जिनको ये जो बस तवाइफों की तरह गाना बजाना करती थी, उनका तवाइफी गाना बजाना था। स्टेज का गाना बजाना बिल्कुल अलग था। जो बेगम अख्तर जैसी जो तवाइफ हैं उन्होंने उसको रखा, यू नो। शी बिकेम वन ऑफ द फ्यू जो आर्टिस्ट बन गई, यू नो, जो स्टेज के ऊपर जाके परफॉर्म करने लगी, जिनका एक अलग ही अंदाज हो गया बात कहने का, बात रखने का, गज़ल गाने का तरीका बदल गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि वो एक अलग तरह की ऑडियंस थी और अलग तरह से उसको आपको वो बात समझानी है। वो कस्बाई ऑडियंस नहीं थी, वो लखनवी नवाबों की या ज़मींदारों की या यू नो एलीट ऑडियंस नहीं थी। वो ये अलग ऑडियंस थी जिसके सामने आपको बात को अलग तरह से रखना है। जो ज़बान भी ऐसा नहीं है कि नहीं समझती है, लेकिन कम समझती है, ज़बान कम समझती है। उसके सामने आपको उस तरह की भी चीज़ें रखनी है जो समझ सके हर बात। हम्म, बहुत बहुत आप अगर उस तरह से, क्योंकि अगर आप मजलिस में जाएं, अगर कोई ऐसा ऐसा ऑडियंस हो जो जिसको जिसको ज़बान अब नहीं समझता है, तो मुश्किल होती है। अगर आप मरसिया सुन रहे हैं बैठ करके, बिल्कुल। तो मुश्किल है। मरसिया मतलब कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि वो मरसिया पूरी तरह से आप उसको क्योंकि बहुत ही मुश्किल ज़बान है और खूबसूरत ज़बान है, लेकिन उसमें है अल्फाज हैं, जब तक आप उनको नहीं समझेंगे और वो उतनी उतनी उर्दू आप नहीं समझते हैं, तो मरसिया समझना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल। उसको रखना, वनीस ने किस तरह से मरसिए को रखा है, और फिर उसके बाद वो ज़माना और दौर की बात भी है, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब सब ज़बान जानते थे, पूरा शहर ही उसी ज़बान में बात करता था। ये वो दौर था, और ये अब का दौर है, और यू नो। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी तो उठता है कि आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी जो है वो परफॉर्म किया है और हिंदुस्तान में तमाम जगहों पर किया है, मतलब सिर्फ लखनऊ तो खैर एक जगह। आपने तो सनत कदा का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपने जश्न एकता में भी किया है, आपने सीक्रेट अमृतसर फेस्टिवल में किया है, आपने मांझा हाउस फेस्टिवल किया है, कबीरा फेस्टिवल किया है, हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल, टाटा लिटरेरी फेस्टिवल कोलकाता में, मतलब मुंबई में परफॉर्म किया है, और भी तमाम जगहों पर आपने परफॉर्म किया है। तो ये जब इतनी सारी जगह परफॉर्म करते हैं, तो जो आप जबान की बात कह रहे हो, तो लखनऊ में फिर भी आदमी थोड़ी समझ रखता है। इनमें से बहुत से शहरों में तो वो समझ नहीं है, तो उसको या कैसे आप या इंडिया और ग्लोबल नो सो ऑडियंस या इंडिया में मुख्तलिफ जगहों पर कैसे उसको। Absolutely, absolutely. No, so this is what makes me a little different than a lot of other artists. Is that कि मैंने आर्ट को इस तरह से समझना शुरू किया कि यार जो मुझे हम्म, आता है, अगर मैं सिर्फ उसको करता हूँ, यानी मतलब मसलन मैंने गा दिया और गा करके हम्म, मैं आगे बढ़ गया, हम्म, तो यार हमने खिदमत की तो, लेकिन पूरी नहीं की। काम किया तो अपना, लेकिन पूरा नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कहीं। तो मैंने ये अप्रोच लिया कि जो कुछ भी मैं गाऊंगा, जो कुछ भी मैं सुनाऊंगा, उसके उसके ऊपर बात करूंगा, लोगों से बात करूंगा, उनको बताऊंगा, उनसे उनसे समझूंगा। मतलब यू नो, इट्स नॉट दैट कि जो कुछ मुझे आता है या जो मैं जानता हूँ वो मेरा अपना है। परफॉर्म करते करते लोगों के सामने उनसे फीडबैक्स मिले, उनके सवाल आए, मैंने उनके जवाब तलाशे, अपने जहन में तलाशे, कभी किताबों में तलाशे, यू नो। हम्म। लेकिन इस तरह से, इसी तरह से हुआ होता है। आई मीन, तो यार ये तमाम जगह परफॉर्म करना, मतलब ये इन फेस्टिवल्स में, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग कि हम बात को समझा सकें। इट इज़ चैलेंजिंग। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको समझाऊँ, अपनी बात को रखूँ, और एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट, मतलब यू नो, उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट की तरह से, अलग तरह से रख पाता हूँ, क्योंकि मैं बात करता हूँ लगातार। तो क्योंकि फिर एक और सवाल कि जी। जो आपका काम है उसको लेकर आपको कुछ डिफरेंस लगता है व्हेन यू परफॉर्मिंग फॉर एन इंडियन ऑडियंस बनस्बत कि आप एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे जी। यार मतलब मैं बहुत तो इंटरनेशनली परफ़ॉर्म नहीं किया, लेकिन जितना भी हैं। थोड़ा बहुत काम किया जा कर के वहाँ पे, लेकिन मैंने यूरोप में ये देखा कि जब मैं गया, हो गए कुछ साल हो गए इस बात को, लेकिन कई जगह जाके वहाँ किया, फ्रांस में परफ़ॉर्म किया,
एवलॉन जर्मनी में, फ्रांस में एवलॉन नाम की एक जगह थी, वहाँ परफॉर्म किया। फिर जर्मनी में जाके परफॉर्म किया, बर्लिन में परफॉर्म किया, किसी के यहाँ बैठक थी, कुछ पब्लिक परफॉर्मेंस था। मैंने ये देखा कि यार ये लोग समझते हैं, वो ज़बान नहीं समझते हैं, ज़ाहिर सी बात है। कोई जो भी हम ज़बान, जिस भी ज़बान में मैं, अंग्रेज़ी में मैंने उसमें भी उनसे बीच-बीच में बात की, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बट दे रिकॉग्नाइज साउंड्स, बिकॉज़ यूरोप और ये जो तमाम मुल्क हैं जिनके पास पैसे थे हमेशा से, ये लोग, इन लोगों को बड़ा एक्सपोज़र है। आर्टिस्ट सुने हैं इन्होंने, तमाम जगह ट्रैवल करते भी हैं, और उसके बाद लोग आकर के इनके लिए परफॉर्म, आई मीन यूरोप यूरोप हैज़ बीन अ प्लेग्राउंड, जैसे कि फॉर मेनी म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मतलब एक वक्त था। तो इनका जो एक्सपोजर है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है म्यूजिक का, इट इज़ अमेजिंग। तो जहाँ जहाँ मैंने परफॉर्म किया, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब समझ रहे हैं ना, इनको इनको समझ में आ रही है बात। क्योंकि जिस तरह से वो अप्रिशिएट कर पा किया उन्होंने मुझे, समझा बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इट वाज़ अमेजिंग, इट वाज़ अमेजिंग। आई हैव स्टिल नॉट फॉरगॉटन दोज़ रिएक्शंस, कि बिना कुछ बताए, बिना कुछ समझाए, बस साउंड से और आवाज़ से आप उनके उनके दिमागों तक और उनके दिलों तक पहुँच सकें। Very nice. Yeah. So, Askari bhai, I mean, I'm just saying it. Not necessarily you have to do it. लेकिन अगर आपको लगे कि आप कुछ सुना सकते हैं तो प्लीज सुनाते हाँ, चलिएगा। नहीं, नहीं, ज़रूर सुना देंगे, ज़रूर सुना देंगे। मैं ऐसा बिल्कुल वो भी नहीं, करेंगे, कतई। वो भी मुझे करेंगे मालूम कहीं है कि आपने थोड़ी देर कोई पहले कहा था सुकून कि मिले। वो माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी हम जस्ट नहीं, नहीं, हम सेइंग इट। सुना देंगे कुछ मौका, अभी मौका विंडो निकाल लेंगे उसकी। बिल्कुल। सो एक स्टोरी टेलिंग है आपकी, एक दास्तान है मियाँ आजाद की। पसंद, हाँ, दास्तान मियां आजाद की। इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज हमें। यार ये असल में जिन्होंने लिखा, पंडित रतन नाथ धर सरशार, अगेन यू नो फिर से एक ऐसा शख्स है जो 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 कश्मीरी पंडित है, और लखनऊ में आके बस गया है, और लखनऊ कैप्चर करता है अपने वक्त का, और अपने वक्त से पहले के लखनऊ की भी बात करता है। असल में ये अब्दुल हलीम शरर हैं जैसे, या रतन नाथ धर सरशार हैं, और भी तमाम लोग। ये वो दौर है राइटिंग का जब बहुत नॉस्टैल्जिया लिखा जा रहा था। मतलब ये लिखा जा रहा था कि भाई लखनऊ क्या था, मतलब लगातार रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे कि ऐसा था, वाजिद अली शाह के ज़माने में ये होता था और वो होता था। और उसमें मैंने भी फसाने आज़ाद में पूरा, मतलब मैं जो भी जितने भी उससे में से किस्से पढ़े हैं, और जितना भी पढ़ा है उसको, है काफ़ी तवील है, लेकिन जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हर जगह ये रेफरेंसेस मिल जाते हैं, हर जगह ये रेफरेंस कि भाई अगर देखना था तो वाजिद अली शाह का ज़माना देखते, वहाँ तब ऐसा लखनऊ था। ये नॉस्टैल्जिक राइटिंग एक पीरियड में हुई है, जिसमें शरर भी उसी वक्त लिख रहे थे, और ये भी लिख रहे थे। ये नॉस्टैल्जिक राइटिंग थी कि भाई लखनऊ में क्या क्या, लेकिन शरर ने बहुत ही डॉक्यूमेंट, शरर के यहाँ जो बातचीत है वो थोड़ी सी डिफरेंट है इनसे, रतन नाथ धर सरशार से। रतन नाथ धर सरशार पूरी जो कल्चरल हिस्ट्री है एक वक्त की, एक वक्त की, उसको उसको किस तरह से उन्होंने किस्सों के जरिए से नज्म किया है, किस्से सुना के समझाया है और बताया है। आई मीन हम एक किस्सा सुनाते हैं उसमें, लखनऊ का मुहर्रमुल हराम, जिसमें मुहर्रम में मियाँ आज़ाद हैं, और वो जो ये इनका मेन कैरेक्टर वही है इस किताब का, मियाँ आज़ाद। तो मियाँ आज़ाद अपने दोस्त के साथ जो है वो घूम रहे हैं और देख रहे हैं मुहर्रम में क्या क्या हो रहा है। यहाँ ताज़िए उठ रहे हैं, वहाँ हुसैन आबाद सजा हुआ है, और छोटा इमाम बाड़े में जो है चरागा हुआ है, और क्या क्या हो रहा है पूरा, मतलब बिल्कुल शहर जो है वो मुहर्रम की तैयारी में जूझा हुआ है। काले काले कपड़े पहने लोग नज़र आ रहे हैं, और फूल के गहने, और तो कुछ नहीं अलाउड है, लेकिन फूल कान में लगा सकते हैं वो अलाउड है। उस तरह से लोग दिखाई दे रहे हैं, और तवाइफियों के यहाँ भी जो है वो सोसखानी हो रही है, लोग वहाँ भी सुनने जा रहे हैं। तो मतलब ये पूरा एक माहौल है, और करबला में ये हो रहा है, और यू नो
तो वो इस तरह से वो इन किस्सों के ज़रिए से, बसंत है मसलन, हम एक किस्सा और करते हैं उसमें से बसंत का। अब उसमें बसंत बता रहे हैं कि साहब क्या हो रहा है, ज़र्द लड्डू मिल रहे हैं, सेव मिल रहे हैं और पीले-पीले सारा रंग-बिरंगे पीले खाने हैं, काहे का लड्डू, पीला लड्डू, ये लड्डू, वो लड्डू। दुनिया के तरह-तरह के लड्डू हैं जो बिक रहे हैं और मिठाइयाँ बिक रही हैं और ये हो रहा है और लोग ज़र्द कपड़े पहने हुए घूम रहे हैं, कहीं मुजरा हो रहा है, कहीं नाच हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लखनऊ में बसंत मनाई जा रही है साहब। तो जी। बड़ा ही खूबसूरत किस्से हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्से हैं। तो जब मुझे किसी ने बताया इस किताब के बारे में, हमारे अंकल ने, कि ये किताब एग्जिस्ट करती है, तुम उसको देखो तो हमने निकाली और देखी और मुझे लगा कि जो ज़बान भी है इसकी, यू नो, वो बिल्कुल इस तरह की है कि लगता है कि जैसे वो दास्तान के लिए ही लिखी गई, सुनाने के लिए ही लिखी गई है। मतलब उसका एक एग्जांपल मैं दूं छोटा सा, उसमें एक खत है जो जो हम उसमें से पढ़ते हैं। उसमें खूसट शौहर हैं और नौजवान एक लड़की से शादी हो जाती है उनकी। तो उसमें वो कहते हैं कि, उसमें लिखते हैं जवाब, ये पहले खत लिखती हैं, उसमें लिखती हैं कि मतलब क्या मैं फंस गई, कहाँ फंस गई और बुड्ढे से शादी हो गई और मरता भी नहीं है, अब क्या, तो क्या लिखती हैं ये। और ये उसको खत को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर ये जवाब लिखते हैं। तो जवाब में शुरुआती एक हिस्सा है उसका, एक चंक है जो मैं सुना रहा हूँ कि जी। मेरी अलबेली छैल छबीली तुनक मिजाज नाजुक बदन मगलूबुल गैज गुंचा दहन नाक बबूका सीमतन नौ उम्र नौजवान कमसिनो नादान बीवी को उसके सिन रसीदा गुर्ग बारा दीदा कमर खमीदा संजीदा और फहमीदा शौहर की उठती हुई जवानी देखना नसीब हो और वो जम जम जिए और दूधो नहाओ और पूते फलो 18 लड़के हों और 18 दूनी 36 छोकरियां कि जब मैं दहलीज में कदम रखूं तो बच्चे अब्बा आए खिलौने लाए पटाखे लाए कह कह के दौड़ पड़े। लेकिन इसमें एक डर है कि तुम भी अभी कमसिन कम उम्र छोटी नादान हो, उनकी देखा देखी कहीं मुझे अब्बा न कह उठना। तो यार ऐसी जबान है थ्रू आउट, इसी तरह से लिखी गई किताब है। तो मतलब उसमें दास्तान तो होनी है, मतलब दास्तान के लिए लिखा है। मुझे लगता है वो रतन नाथ दर सरशार ने दास्तान के लिए सोच के ही लिखा होगा कि भैया ये दास्तानों की तरह से सुनाई जाए। असल में ये छपता था, मुंशी नवल किशोर जो अखबार निकालते थे जी, अपना, जी। उसमें ये हर हफ्ते 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 में एक दिन ये छपा करता था। तो ये बाद में फिर किसको कंपाइल करके वॉल्यूम्स में, कई वॉल्यूम्स में आ गया। तो ये हर हफ्ते छपता था एक किस्सा इनका, रतन नाथ धर सरशार का उसमें, और उसके बाद वो कंपाइल होकर के फिर 3-4 वॉल्यूम्स में फसाने आज़ाद बन गई। क्या बात है! उसमें से हम सुनाते हैं कुछ चीजें। हाँ। तो आपने कबीर के ऊपर भी तो काम किया है, जी तरन्नुम से जी कबीर, जी जिसमें आपने उनकी जो उतनी मशहूर पोएट्री राइट नहीं है, वर्क्स राइट जो हैं, जो उतने राइट मशहूर नहीं है, उनको लिया है। तो राइट। उसको कैसे आपने सेलेक्ट किया? क्या प्रोसेस था आपका यार उनको इंटरप्रेट करने का? एक्चुअली इतनी जल्दी जल्दी में हुई चीजें कि हुँ, हुँ। मुझे फ़ोन आया कि साहब कबीर है। मेरी कबीर से कोई मुलाकात थी नहीं उस तरह। मतलब हो गया अब इस बात को कुछ कुछ साल हो गए, 4-5-6 साल हो गए। पहले कोई ऐसी मुलाकात, घर में थोड़ा बहुत कबीर सुना था क्योंकि हमारी अब्बा को बहुत सी चीज़ें याद याद रही हैं, उनके दोहे हुए याद हैं, उनको सुना। या हमारे माय ग्रैंडफादर आल्सो यूज्ड टू से कबीर, उनकी उनकी माँ को बहुत याद था कबीर और रहीम, ये सब दोहे बहुत याद थे। लेकिन उतना कोई हुँ, ऐसा क्लोज एनकाउंटर कबीर के साथ नहीं हुआ था। ये पहली बार एक्चुअली जब मुझे महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल में उन्होंने बुलाया कि आप कबीर क्या गाना चाहेंगे, तो मैंने पूछा कि हाँ हुँ। ज़रूर। तो मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कबीर गाने की। तो मैंने तब उस वक्त मुझे किताब मिली पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब की, जो कि बहुत ही हुँ, अच्छी हुँ। किताब है। जिनको भी अगर कबीर समझना है और कबीर की चीज़ें देखनी है तो उनकी वो किताब मिली, कबीर कबीर उनकी किताब है। उसमें जो है मुझे कबीर को समझने का मौका मिला उससे। और उसमें उन्होंने जो सिलेक्शंस की थी पोएम्स की, उसमें से कुछ पोएम्स मैंने इस्तेमाल की और कुछ पोएम्स जो उनकी मशहूर पोएम्स हैं, जैसे झीनी रेचा दरिया, या वो जो है
एक और है जो 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 उसमें मैंने सिलेक्शन किया है, वो ही मशहूर है उनकी। तो कुछ मशहूर, कुछ मशहूर, कुछ ऐसी जो नहीं सुनी गई थी, जो कि इनके सिलेक्शन में मौजूद थी, उनको मैंने रागों में बाँधा। लेकिन उसमें जो मैंने प्रोसेस इस्तेमाल किया आमिर, वो ये था कि जो जो सिलेक्शन सोचा क्या कि क्या थीम्स ली मैंने हम्म। ज्ञान लिया कि ज्ञान, तो ज्ञान पे कबीर क्या कहता है ना? उसमें से निकाला। फिर ये लिया कि मोक्ष, मोक्ष पे कबीर क्या कहता है? ज़िंदगी, ज़िंदगी पे कबीर क्या कहता है? इस तरह से कुछ 4-6 थीम्स सेलेक्ट की और उसके बाद फिर मैंने देखा कि क्या-क्या बातें निकल के आ रही हैं, और उस किताब में भी उन्होंने इस तरह से उसको लिया है, इसी थीम की तरह से अप्रोच किया है किताब में, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी, कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो कबीर जिनको वो करता है। तो मैंने उस अप्रोच को इख्तियार किया और उसके बाद ये सिलेक्शंस किए। तो मैंने उसमें लिखा कबीर मौत पे क्या बात कहता है, कि मौत क्या है उसके लिए। कबीर क्या डरता है मौत से, मतलब कबीर तमाम अपने फ़कीर होने का, जो जो फ़कीर तो है ही, फ़कीर होने पे क्या हम्म। कहता है। तो ये सारी बातें मैंने इन थीम्स को लेकर के और उसके बाद शायरी उसमें डालने की कोशिश की। और उस तरह से ही तो मैंने किया ही, उस शो को उस तरह से है कि मैं एक-एक थीम पे बात करता हूँ थोड़ी-थोड़ी। कबीर इस पे क्या कह रहा है और क्या उसके व्यूज़ हैं, और साथ ही साथ अपने पोएम में क्या कह रहा है। तो इस तरह से वो करता हूँ। उस तरह से उसको सेलेक्ट किया मैंने उस वक़्त, एंड इट बिकेम एन इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस। आमिर, मैं अब उसको कुछ शोज़ किए हैं, उसकी भी कुछ बहुत शोज़ नहीं किए, लेकिन कुछ शोज़ किए हैं। अभी हाल में ही ये एनएमएसीसी जो है, ये नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर जो बॉम्बे में खुला है, वहाँ कबीर किया। उनको करना था कबीर फॉर सम रीज़न, तो हमने कहा कर लेते हैं। क्या बात है। तो अस्करी भाई, एक चीज ये बताइए, यू योरसेल्फ आर नॉट दैट वेरी यंग, स्टिल वेरी यंग, एंड यू, आजकल की जो ऑडियंस है, अब ये बहुत चेंज हो चुकी है, यू नो, दे हुँ, become fast, I mean they are more attuned to a very fast kind of lifestyle and everything is just moving या fast. और ये सारे काम जो होते हैं बड़े ठहराव, बहुत समझ वाले हैं। तो कैसे आप ये सारी चीजें आज की ऑडियंस को, मतलब उनके सामने रखते हैं कि वो उनका इंटरेस्ट बना रहे इसमें? यार देखो आमिर, मैं नीश किस्म का आर्टिस्ट हूँ, मैं ये मानता हूँ। हम्म। मतलब मैंने कभी भी, ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी कोशिश भी नहीं की कि मैं इसको बहुत, ये कोशिश की बात ही नहीं है एक्चुअली। वो मुमकिन ही नहीं था कि ये बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने इसको रखा जा सके, इन सारी चीज़ों। एक नीश ऑडियंस के सामने ही परफॉर्म परफॉर्म किया है। हम्म। किया है, बड़े स्टेजेस से परफॉर्म किया है, छोटे स्टेजेस से परफॉर्म किया है, लेकिन इट इज़ टफ, इट इज़ टफ। मतलब इट्स एक्चुअली अ चैलेंज कि कैसे हम इन इन बड़ी और लोगों तक पहुंच सकें। इट इज़ अ चैलेंज, मुश्किल है, क्योंकि मैं इतना तो करता हूँ कि मैं बातें करता हूँ जिससे लोग समझ सकें कि क्या कहने आया हूँ, क्या आर्ट है, फिलॉसफी है, सब कुछ है उसमें। मतलब इट इज़, माय आर्ट इज़ नॉट जस्ट आर्ट, इट इज़ आल्सो अ फिलॉसफी। आई मीन फॉर माय सेल्फ, अ लिविंग लिविंग फिलॉसफी। True. ज़िंदगी जीना सिखाती है मुझे मेरा आर्ट। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट एन आर्ट। मतलब मेरे लिए सिर्फ ये नहीं कि मैं एक आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, मैं यार गंगा जमुनी तहजीब, जो ये सेक्युलर वैल्यू सिस्टम्स हैं, बिलीफ्स हैं, आई हैव लिव्ड, एंड आई हैव ऑलवेज, मैं छोड़ नहीं सकता उनका दामन, वो जो वैल्यूज़ हैं। तो मेरे लिए आर्ट उस हद तक मायने रखती है। दीज आर वैल्यूज़, वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं ज़िंदगी के, कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो आमिर, इट इज़ चैलेंजिंग टू रीच वाइडर ऑडियंस। ठीक है, मैंने शोज़ किए हैं, लोगों को पता चला गया है, कुछ लोगों को पता है, लेकिन वो दायरा जितना है ना, वो उतना ही है जितने लोगों को पता है। थोड़ा बहुत और फैला सकता हूँ, थोड़ी मैं मेहनत और करूँ, काहिल किस्म का आदमी हूँ, मुझे ये भी बात है थोड़ी। तो थोड़ा सा तो फैलाया जा सकता है और उस दायरे को, लेकिन सच्चाई ये है कि इट इज़ अ नीश। कुछ लोग समझेंगे आपकी बात, आपसे एंगेज करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, जो कि ठीक भी है। मुझे लगता है, पता नहीं, कभी कभी लगता है कि शायद यही ठीक है।
बट आई ट्राई माई Yeah. बेस्ट ऑलवेज, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितने लोगों तक पहुंच सकूं और अपनी बात कह सकूं, और साथ ही साथ जितने अच्छी तरह से समझा सकूं अपनी बात को, यू नो, दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा, तो क्या मैसेज या इमोशन आप कोशिश करते हैं कि लोग आपकी परफॉर्मेंस आपको सुनने के बाद अपने साथ लेकर जाएं? यार पता नहीं, शायद एक सुकून जो मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं जो कि आर्ट का काम है कहीं, एक एक तरह से सिर्फ सुकून ही नहीं, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें करता है आर्ट, लेकिन एक सुकून जो मेरे लिए बहुत अहम है, और मुझे लगता है कि हर किसी के लिए जो भी, तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने आर्ट के ज़रिए से सुकून बांट सकूं थोड़ा सा जहनों में, क्योंकि इट रियली आपका एक सवाल जो आपने मुझे भेजे थे, उसमें से एक सवाल था जो जिसका मुझे जवाब मिल नहीं रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने पूछा था कि कैसे मेंटल हेल्थ पे ये आर्ट काम करता है, हाउ डज इट वर्क, बिकॉज यू नो आई थिंक कोई भी आर्ट हो यार, कोई भी आर्ट हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो पेंट करना हो, चाहे वो डांस करना हो, जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं, आई थिंक दे अल्टीमेटली वर्क फॉर यू, दे वर्क फॉर यू फॉर योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज यू नो जो प्रोसेसेस हैं, चाहे आप, और प्रैक्टिस करना, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो मैं कहता हूँ कि वो तो बिल्कुल ही, मतलब इट इज़ लाइक अ थेरेपी। अगर आप अपनी, अब ज़रा भी, मतलब मुझे लगता है कि जैसे मैं रियाज नहीं करता हूँ अगर, तो मुझे एक एक बेचैनी सी, एक परेशानी सी रहती, समझ में नहीं आता है कि तो करना है, रियाज करना है, रोज़ रियाज करना है, और इधर गॉट अनवेल, तो रियाज छूट गया, लेकिन वापस वापस रियाज की तरफ जा रहा हूँ, और यू नो बिकॉज इट इज़ सो अमेजिंग व्हेन यू आर अ प्रैक्टिशनर ऑल्सो, कि रियाज, अपना रियाज जो है, चाहे वो कोई भी हो, आर्ट फॉर्म हो यार, रियाज इज चाहे वो और बहुत रेपिटेटिव होता है रियाज, बहुत रेपिटेटिव, इट इज लाइक मेडिटेटिंग एवरी डे, इट इज लाइक मेडिटेटिंग एवरी डे, इट इज लाइक एक्सरसाइजिंग एवरी डे, इट्स वेरी बोरिंग। लेकिन 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 वो करना पड़ेगा, रियाज तो करना पड़ेगा, रियाज तो करना ही पड़ेगा, नहीं रियाज करोगे तो गाना तो जो है वो है, लेकिन आपकी वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है अपना अपने काम, अपने चीज़ों का रियाज करते रहना, चाहे आर्टिस्ट के अलावा भी अगर देख लो यार, आप ही हो फॉर एग्जांपल, यू नो, आपको भी अपने 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 बोलने पे, अपने अंदाज पे, अपने किस तरह से आपको बात कहनी है, उसको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है उसका पूरा, आई मीन खैर। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी तो निकल के आती है कि कोई भी आर्टिस्ट हो तो वो इम्पैथ होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब दे फील थिंग्स a little more than what others feel. so they, so they undergo that. I can understand that कि वो होते कुछ ज्यादा लगा रहे होते हैं ना. वो तो है, वो तो है, गोते तो so लगाते हैं, गोते तो और लगाते हैं। अच्छा, तो जब आप जैसे सोसवानी है फॉर एग्जांपल, तो इस तरह की चीजों को जब परफॉर्म करते हैं आप, तो यू इट 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 अफेक्ट्स योर इमोशंस टू एज वेल, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यार, मतलब मैं मेरी दोस्त है सरोवर जैदी, वो हम्म. वो मुझे कहती है हर चीज में तुम मेलनकोलिया को छेड़ देते हो, यू नो, दैट्स हु यू आर। वो कहती है तुम हर चीज में मेलनकोलिया को छेड़ देते हो, तो मैं इट इज टफ, बिकॉज यू नो आई हैव ग्रोन अप विद इट, आई हैव ग्रोन अप विद इट, सोच खानी, और ये वो मेरे मेरे उसमें है, खून में दौड़ता है ये सब, तो मैं है उस तरह से, वो पर्सनालिटी हो जाती है यार, तो इट इज़ वेरी टफ ऑन स्टेज, खास तौर से आमिर, स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते वक्त मालूम नहीं होता किधर चला जाए, मतलब यू नो, कहो मैं एकदम से रोने लगूं अगर, तो मुझे डर लगता है अक्सर, क्योंकि मजलिस में अक्सर ये होता है कि हम
पढ़ते-पढ़ते एकदम से वो 2 मिनट के लिए रोना आ जाता है और आप अपने आप को सँभालते हो, फिर उसके बाद पढ़ते हो, लेकिन स्टेज पे यू कांट अफोर्ड दैट अक्सर, क्योंकि आप परफ़ॉर्म कर रहे हो और आपको वो इमोशन कैरी करना है और जो म्यूज़िक है उसको कैरी, बिकॉज़ मजलिस में तो वो एक अलग ही माहौल है। वहाँ पे तो वो रो रहे हैं और मॉर्निंग हो रही है, यहाँ पे और आप वहाँ पर इट इज़ एक्सेप्टेबल आल्सो। इट्स लोग एक्सेप्टेबल ऑल्सो। हैं और वो हाँ, उसी मूड में खुद हाँ, भी हैं सारे के खुद सारे। भी हैं, तो वो उन्हें मालूम है, लेकिन यहाँ पर तो आप एक आर्ट फॉर्म लेकर के आए हो सामने ना, एक आर्ट फॉर्म परफ़ॉर्म करने आए हो, जो कि जिसमें आपको आर्ट दिखानी है, जिसमें आपको म्यूज़िक, उसका क्या म्यूज़िकल है, उसमें म्यूज़िक कहाँ है और इस तरह की बातें करनी है। उसमें आपको कोई मज़हबी बात तो करनी नहीं है ना। आई मीन आप बता रहे हो, कहानी सुना रहे हो कि क्या है, वाक़या कैसे हुआ, क्या-क्या हुआ, कैसे वो ट्रेजेडी हुई। लेकिन लेकिन आप बात बात इसलिए कर रहे हो, बात करने की वजह अलग है स्टेज के ऊपर। बात करने की वजह ही कुछ और है। बात करने की वजह ये है कि हम वही बात की हम म्यूज़िक की ज़बान से और जो कला की ज़बान है उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सेक्युलर ज़बान है, जिसमें हम सब समझते हैं उसको कि भैया म्यूज़िक है, अरे वाह! हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। अरे इसमें साहब शायरी है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। या Absolutely marvelous. I mean, it was lovely talking to you. वैसे before I say अस्करी साहब से मैं इजाज़त लूँ, इस महिंद्रा सनत कथा फिर से शुरू होने वाला है एंड ऑन फर्स्ट, आई थिंक 1st of February you have your performance. Yes, 8:30 p.m. 1st February 8:30 को p.m. सलीमपुर हाउस में। So Salimpur House mein. So everybody and anybody who is in Lucknow and who's visiting Lucknow, you should Yes, go and most listen to him. welcome. So 1st of February 8:30 p.m. I'm just Yes, reminding them. वहां जाइए और बिल्कुल सुनिए जाकर, मेरे ख्याल से मजा ही आएगा सबको। हमें मालूम है आएगा, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं कि आप जाइए, it will be a very different experience that you will have. Thank you, Askari bhai. That was thank you, Amir. really Thank nice you. of you to take out time. I know कि आप busy हैं, आपने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन फिर भी आपने वक्त दिया हमें, हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you so much for gracing our platform. And उम्मीद है कि आपसे फर्स्ट को मुलाकात हो रही है। And as for the rest of you, we'll be meeting up again, catching up next Sunday at 8 p.m. Thank you and thanks a lot. Good night. Bye-bye.